स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। राजधानी देहरादून के इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान के ढहने से 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि देर रात मिली सूचना के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया था, जिसमें 6 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि 4 लोग मकान ढहने से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और मामले की जांच के आदेश हैं। और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी रिकवर की गई। जिसके घटना के कारण है उसकी हम जांच करेंगे। इस पर लगता है कि कहीं पर कोई लैप्स है या कोई इस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के चक्खूवाला इंदिरा कॉलोनी में मकान मूसलाधार बारिश के चलते ढह गया, जिसमें 6 लोग दब गए और इसमें दबे 6 लोगों को निकाला गया। और आपको बताएं कि तब तक नुकसान काफी हो चुका था। गर्भवती महिला समेत 4 महिलाओं की जान चली गई है, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इसमें एक बच्चा भी शामिल है और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि घायल लोगों को जो भी बेहतर इलाज है वो दिया जा रहा है और पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। एक घर चुखू मोहल्ले में ध्वस्त हुआ है और उसमें 2 व्यक्ति जीवित निकाल के हॉस्पिटल भेजे गए हैं, जिसमें से एक अभी महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में है और दूसरा जो वहाँ पर 4 महिलाएं थीं उस घर के अंदर, एक बच्ची और 3 महिलाएं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और उसके आगे फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और डेफिनेटली जो अभी शुरुआती समय है इसमें जोर सारा रेस्क्यू ऑपरेशन पे होता है। आगे जरूर इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा न रिपीट हों, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। पुश्ता कोई ढहने से और जो नीचे जो मकान था वो उससे ध्वस्त हुआ है और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई है, 2 लोग उसमें जीवित भी हैं। उसके लिए जो हमारे नियम है उसके अनुसार उनकी चिंता की जाएगी, उनका जो मुआवजा है वो भी उनको दिया जाएगा। अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो बड़ा हादसा हुआ है, मकान ढह गया। इसके अलावा जो उसके अगल बगल के दूसरे मकान हैं वहां भी मलबा घुस गया है और कई मकानों में दरार भी आ गई है, जिसके बाद अब अगल बगल के मकान में रहने वाले लोग भी डर रहे हैं। तो देखिए घर के अंदर की तस्वीर है, एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया और उसके बाद मलबा अगल बगल के कई घरों में घुसा है और दरार भी कई घरों में से आ गई है। लोग जो अभी तक बताए जा रहे हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी हो और एक महिला अभी भी जो हादसे में बताई जा रही है वो अभी भी अंदर दबी। लेकिन अगल बगल के जो घर हैं वहाँ भी पूरा आप देख सकते हैं मलबा भरा है। ये अभी हम जो जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था उसके जस्ट बगल में एक मकान है, वहाँ पूरा ये मलबा भरा है, क्योंकि ये मकान अभी भी खतरे की जद में है। इसका जो पीछे का पूरा पुश्ता है वो खुल चुका है और आधा पुश्ता जो आप देख सकते थे कि जो पूरा पुश्ता गिर चुका है। उससे हम 10 बार बुला के पूरा इसको कंप्लेन कर चुके थे, हमने दिखा चुके थे कि ये पुश्ता आजकल में गिरने वाला, लेकिन उन्होंने हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिनों तक बारिश में नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे नहीं, ऐसे झूठा आश्वासन देते रहे ना, वो जैसे देते आते हैं। आपके मकान के लिए भी खतरा? हाँ, बहुत खतरा है, अभी भी हमारी जान मान को हमारे को खतरा है, हमें तो बहुत डर है। हम कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे पास तो छोटी सी फैमिली है, छोटा बच्चा है, हम लोग आगे कैसे करेंगे हमें नहीं पता है। लगातार शिकायतों करने के बाद भी ये स्थितियां देखने को मिल रही। प्रशासन को पहले भी अगर प्रशासन पहले ही सख्त कदम उठाता तो शायद आज देहरादून में जो ये हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो इस मलबे में दबे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग बच सकते थे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। और हादसे की खबर अल्मोड़ा से है, जहां फालसीबा गांव के पास एक छात्र साइकिल समेत खाई में गिर गया, जिससे आवासीय विश्वविद्यालय के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। तो आपको बता दें कि इस छात्र के पिता पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं और अब जबकि दर्दनाक हादसे की खबर मिली है तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ये यही फलसीमा बांध से पहले की घटना है। 112 की सूचना आई कि एक जो है लड़का पड़ा है यहाँ सड़क किनारे। तो इस लड़के का नाम सौरभ किमतवाल है और इनके फादर भोपाल सिंह किमतवाल हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, पिथौरागढ़ पोस्टेड है डीजे कोर्ट में। तो ये लड़का साइकिलिंग करके आ रहा था, तो ये इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है। पंचायतनामे में कार्रवाई की जा रही है।
और देहरादून के राजपुर इलाके में एक 10वीं की छात्र को सोते समय सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है। वन विभाग की टीम अब उस सांप को ढूंढ रही है। तो बरसात के मौसम में सांपों को निकलने का सिलसिला जारी है और एक छात्रा को सांप ने डस दिया, जिससे उसकी जान चली। नैनीताल पुलिस लाइन के नाइज में 4 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहां और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। मॉल रोड में 2 और एक सैनिक स्कूल क्षेत्र में व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिले हैं। जिला प्रशासन की टीम ने चारों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भेज दिया है और इनके संपर्क में जो भी 15 से 20 लोग आए थे उन्हें सूखाताल TRC में क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल नैनीताल जिला अस्पताल ने यहां बुखार की जांच के लिए जो भी लोग आ रहे हैं उनका एंटीजन कोरोना टेस्ट किया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई और हड़कंप मच गया। नैनीताल शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों 6 मामले सामने आने के बाद 4 मामले आज सामने आए हैं। ये देख सकते हैं कि नैनीताल का BD पांडे अस्पताल है। यहाँ लगातार जो सुबह एंटीजन टेस्ट कराए गए हैं, 4 लोगों के जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि उनको हल्द्वानी भेज दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो नैनीताल का पुलिस लाइन है वहाँ पर जो नाई काम करता था उस को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा माल रोड पे 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दहशत का माहौल है। कुछ लोग हैं, किस तरह की अब समस्याएं हैं और किस तरह लोगों को अब सुरक्षा बरतने की ज़रूरत है? देखिए, जिस प्रकार जो लोगों को प्रवासी को यहाँ लाया गया है और नैनीताल में लगातार विगत 3-4 दिनों में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, तो इससे लगता है कि नैनीताल में अब कम्युनिटी स्प्रेड फैलने लग गया है। तो लोगों से यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से ना निकलें अनावश्यक, और खासकर बच्चों को और बूढ़ों को घर से बिल्कुल बाहर ना आने दें। सके वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। तो हल्द्वानी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नैनीताल जिले में संक्रमण का आंकड़ा 583 पहुंच गया है, लेकिन नए मरीजों में ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो कहीं आए गए नहीं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही होने लगा है। यहाँ बिजली विभाग के एक JE, पुलिसकर्मी और कई ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो शहर के बाहर गए ही नहीं। इसी तरह बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वाली गर्भवती महिलाएं भी कोरोना पॉजिटिव आ रही हैं। अब चिंता बढ़ने लगी है। स्थानीय लोग कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर चिंतित हो रहे हैं। इस तरीके से छिटपुट जो सूचनाएं मिल रही हैं उस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं। उनके जो संपर्क में आए लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं, उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम बिल जमा करने के लिए आए थे तो मालूम ये पड़ा कि आज कोविड के कारण ये बंद है। बिल अब जब खुलेगा तब आएंगे। जिस समय लॉकडाउन था आदमी घर के अंदर था, अपने को सेफ महसूस कर रहा था। आज हम वो सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए फौरन एक्शन लें, बहुत ज़रूरी है। उधर पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब तेजी से टेस्ट हो रहे हैं। प्रशासन ने बार्बर बैंक और साफ सफाई कर्मियों के साथ ही सब्जी विक्रेताओं की जांच का भी फैसला लिया है। प्रशासन ने एक दिन में कम से कम 300 टेस्ट का लक्ष्य रखा है। ये सभी टेस्ट ट्रूनेट मशीन के जरिए ही किए जाएंगे और अगर जांच पॉजिटिव आती है तो फिर उसके बाद इन सैंपल्स को बड़ी लैब में भेजा जाएगा। और ट्रूनेट मशीन के माध्यम से हम एक नया अभिनव अभियान भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, जितने भी बार्बर शॉप्स हैं, जितने भी हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं और बैंकिंग कर्मचारी, इन सभी का हम सैंपलिंग करेंगे। उसको ट्रूनेट मशीन से हम चेक कराएंगे। टिहरी में कोविड-19 के चलते बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन के लिए होटल को अधिकृत किया गया था, जिनमें से नई टिहरी शहर के 10 होटल शामिल थे। लेकिन करीब 3 महीने बाद भी इन होटल को भुगतान नहीं किया गया, जिससे होटल मालिक परेशान हैं। प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जिलाधिकारी कह रहे हैं कि अधिकतर होटल्स का बिल जो है वो पेमेंट हो चुका है उसका, और जो बचे हैं उनको भी जल्द दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो होटल वाले अपना बिल लेके जा रहे हैं, प्रशासन के कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको आप वेरीफाई करवाइए। अब वेरीफाई करवाने के लिए होटल का जो मालिक है या संचालक है वो कहाँ भटकेगा। दूसरा, कुछ लोगों को अगर भुगतान किया गया है तो उनको पार्ट पेमेंट किया गया है। जितने भी होटल एक्वायर किए थे उनके बिल हमें प्राप्त होने लग गए हैं। कुछ स्थानों पर हमारे द्वारा पेमेंट कर दिया गया है और कुछ स्थानों पर पेमेंट की कार्यवाही लगभग अंतिम चरण में है। ट्रेज में शायद फाइल है। कुछ जगहों पर जो हमारे DTDO हैं वो फाइलें लोगों से बिल कलेक्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही सबके अकाउंट नंबर और बिल्स हमें प्राप्त हो जाते हैं सभी होटल ओनर्स के, तत्काल सबका पेमेंट हम लोग कर देंगे।
उधर केदारनाथ त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग से लापता 4 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। जिला मुख्यालय की ओर से खोजी दल उनकी तलाश में भेजा गया है। देहरादून के डोईवाला और नैनीताल के लोग रहने वाले हैं। डीएम रुद्रप्रयाग ने बताया है कि राज्य सरकार ने खोजबीन के लिए टीम यहां पर बाकायदा भेजी। यहां पर हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, लेकिन कोहरे की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है चिंता भी बढ़ती चली जा रही। तो देखिए ये अभी मौसम का हाल है, ऐसे में ढूंढना आसमान से, ड्रोन से या किसी भी हेलीकॉप्टर से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कि उससे रास्ता भी बाधित न हो, स्वच्छता भी बनी रहे। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी इसमें सर्च एंड रेस्क्यू पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। तो अभी वर्तमान में ये पूरा अभियान जारी है और जो टीमें हैं वो वहाँ पे अपनी पूरी सामग्री के साथ गई है। वहीं पे स्टे भी करेंगे वो लोग रात में भी, और जब तक इसमें सफलता नहीं मिलती सर्च अभियान चलाया जाए। तो देहरादून से एसडीआरएफ की टीम को हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया था ताकि आसमान से उन पर कुछ नजर अगर पड़ जाए, कुछ सुराग मिल जाए तो जल्द से जल्द उनका पता लगाया जा सके। लेकिन अभी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कोहरा है, वहां मौसम खराब है, तो इसकी वजह से हेलीकॉप्टर पहले उड़ान ही नहीं भर पाया और कल तक एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जाएगा। हम एसडीआरएफ और जिला पुलिस की टीम्स जो हैं चॉपर और ड्रोन की मदद से सर्च और रेस्क्यू के काम में लगी हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं अभी मौसम काफ़ी ख़राब है और बादल और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा एरियल रेकी तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य में एक बार फिर खराब मौसम का दौर लौटने वाला है, यानी कि बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 16 और 17 जुलाई यानी कि कल और परसों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि कई जगह बारिश शुरू भी हो चुकी है, तो देर रात और कल सुबह और ही बारिश यहां पर बढ़ने वाली है, यानी कि मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। पूरे प्रदेश भर में 16 और 17 तारीख को मौसम बदलने वाला है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है। लेकिन उससे पहले गढ़वाल रीजन की अगर बात की जाए तो प्रदेश के गढ़वाल रीजन में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से ही कई इलाकों में बरसात हो रही है। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसी तरह की अच्छी बारिश का अनुमान अगले 2-3 दिन के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है। नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि इन इलाकों में तेज बारिश अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे मोहान में रेडियो कॉलर लगाने के बाद हाथी की मौत के मामले की वन विभाग के चीफ जयराज ने रिपोर्ट तलब की है। जयराज अधिकारियों द्वारा बताई जा रही मौत की वजह से संतुष्ट नहीं है। जयराज ने ट्रैंकुलाइज करने को लेकर, उसके तरीके को लेकर और उसके बाद उसे जो रेडियो कॉलर पहनाया गया और किस तरह से उसे जंगल में रिलीज किया गया है, तो पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ट्रैंकुलाइजेशन का जो तरीका था वो सही था, कहीं ये तो नहीं कि उसकी वजह से हाथी की मौत हुई है। जो बात बताई जा रही है वो ये है कि साहब कुछ ये 2 हाथियों में आपस में लड़ाई हुई और एक दूसरे को उन्होंने डैमेज किया। तो एक तो ये एस्पेक्ट बताया जा रहा है और दूसरा ये है कि और क्या वजह हो सकती है, क्योंकि उस हाथी को हमने इमोबलाइज भी किया डिपार्टमेंट ने। तो ये भी एक एस्पेक्ट है देखने वाला कि भाई इमोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से एज पर रूल्स फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। उधर ऋषिकेश में नीलकंठ मार्ग पर इन दिनों टस्कर हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजन की तलाश में ये हाथी पहाड़ की ओर जाने लगा है। फूलचट्टी और गद्दू घाट के पास खुलेआम टस्कर हाथी को घूमते हुए देखा जा रहा है। तो जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि टस्कर हाथी वही हाथी होता है जो बहुत ज़्यादा उत्पाती होता है, झुंड से अलग हो जाता है और उसके बाद जो भी इसको रास्ते में पसंद आता है या तो उसे खा लेता है या फिर उसमें तोड़फोड़ करता है। तो देखिए ज़रा, ऋषिकेश में कैमरे में कैद हुआ है ये हाथी जो बड़े ही आराम से चहलकदमी कर रहा है, लेकिन जो गाड़ियां उसके आसपास है उसमें बैठे लोग डरे हुए हैं। सीबीएसई की 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। रिजल्ट आउट होने के बाद मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को बधाई दी है। तो परीक्षा में 93.31% छात्राएं सफल हुई हैं, जबकि 90.14% छात्र भी कामयाब हुए हैं। वहीं देहरादून क्षेत्र के 80,168 छात्रों ने परीक्षा दी थी। तो अच्छा रिजल्ट 10वीं का भी आया है।
साल 2021 में होने वाले कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों को हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की सुरक्षा पर खास ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेले के दौरान किस तरह से हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं ताकि भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके, सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके, इस पर भी चर्चा हुई है। तो इस बार कुंभ मेले में करीब 20,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी, जिसमें 10,000 पुलिसकर्मी उत्तराखंड के होंगे तो बाकी के 10,000 जवानों को केंद्र या फिर यूपी से भेजने के लिए कहा गया है। और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसके जरिए यहां की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के काम देखे हैं और उन्होंने कहा कि रास्ते में जो घोड़े खच्चर गुजरते हैं, जो श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो जो पैदल चल रहे हैं, और रास्ते में ऐसे शेड भी बनाए जाएं। साथ ही केदारनाथ और रामबाड़ा के बीच स्थानीय कला को भी दिखाने की कोशिश की जाए ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो राज्य की कला और संस्कृति से भी रूबरू हो सके। निर्माण होने हैं, उस निर्माण में स्थानीय जो हमारी स्थापत्य कला है उसके भी दर्शन होना चाहिए, और जो आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि है और उस पर जो संग्रहालय बनेगा उसको लेकर के एक प्रस्तुतिकरण था, तो आज वही प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया गया है। कुछ उन्होंने और भी आज सुझाव दिए हैं कि रास्ते में घोड़े पर्याप्त मात्रा में चलते हैं, घोड़ों के कारण कई बार पैदल यात्रियों को दिक्कत भी होती है, तो घोड़ों के लिए कुछ इस ढंग की व्यवस्था की जाए अस्तबलों की कि उससे रास्ता भी बाधित न हो, स्वच्छता भी बनी रहे, और जो एक भय रहता है लोगों में घोड़ा खच्चर चलते हुए, वो भय भी वहाँ पर न हो। दूसरी चीज़ को डॉर्मेट्री बननी चाहिए रास्ते में। और हरिद्वार में गंगा को नहर घोषित करने के शासनादेश को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं नाटक कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे हमला हरीश रावत पर था, क्योंकि उन्होंने ही इस फैसले पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी जो उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान लिया गया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा से आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर कदम उठाया जाएगा। ऐसा है कि गंगा आस्था का सवाल है, गंगा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्केप चैनल है या क्या है। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके तकनीकी परिणाम हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन आस्था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आज नाटक कर रहे हैं, स्केप चैनल को गंगा की धारा में परिवर्तित करने वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये तो नाटक है, सरासर नाटक है। एक तो उनको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात यह कि हमने उस शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की है, हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। ये मैं हरिद्वार वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरीश रावत को पहले ये साफ करना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी कि उस वक्त गंगा को नहर का नाम दे दिया गया। वो क्या कारण थे जिसके कारण गंगा जैसी पवित्र नदी, जिसको उस पाठ को जिस पर पूरा विश्व का समाज, विशेष रूप से हिंदू समाज स्नान करके पवित्र होता है, अपने पापों को काटता है, ऐसी गंगा नदी को उन्होंने एक नहर का नाम दिया, तो उसके पीछे क्या कारण? और बड़ी खबर देहरादून से है। राज्य में फिर से लॉकडाउन की अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री का बयान आया है। उनका कहना है कि फिलहाल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं लिया गया है, अफवाह जो भी फैला रहा है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आप भी ये सुन रहे हैं कि राज्य में फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो मुख्यमंत्री के अनुसार अभी तक फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यापार संघों की तरफ से हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के सुझाव जरूर आ रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि भीड़ कम से कम हो, तो इस पर विचार जरूर किया जा रहा है। तो साथ में ये बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो फर्जी खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, और देहरादून एसएसपी को बाकायदा इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।